हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम भूगोल के चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो निम्नलिखित है। आज इन सारी मिट्टियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। ये सभी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और यही मिट्टी हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण भी करती हैं। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहा कर लाए हुए निक्षेपों से हुआ है, मतलब मलबों से हुआ है। अब नदी का हमारा क्या काम होता है? नदी का हमारा 3 काम होता है। अपर्दन मतलब किसी चीज़ को काटना, परिवहन उसे बहा के ले जाना, और निक्षेपण उसको कहीं ले जाकर निक्षेपित कर देना, मतलब पाट देना। आइए इस चीज़ को हम मैप की सहायता से समझते हैं। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से। जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो पहाड़ हमारे कहाँ हैं? उत्तर की साइड में है। और जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो वहाँ पर कैसे अत्यंत तीव्र ढाल होते हैं, मतलब ढाल कैसे होते हैं? सीधे खड़े ढाल होते हैं। तो अत्यंत तीव्र ढाल होने के कारण नदियों की गति बहुत ज़्यादा तेज होती है, जिसके कारण क्या करती हैं? वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को क्या करते चलती हैं? अपर्दित करते चलती हैं, अपर्दन करते चलती हैं, मतलब काटते चलती हैं। और उसके बाद क्या करती हैं? उसको परिवहन करती हैं, उसको अपने साथ बहा कर ले आती हैं। और जब वो मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं? ढाल जो है वो मंद हो जाते हैं, तीव्र की जगह मंद हो जाते हैं, जिससे नदियों की गति भी क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और वो अपने साथ बहा कर लाए हुए मलबे को क्या करती है? यहाँ निक्षेपित कर देती है, यहाँ पर पाट देती हैं, जिससे क्या होता है? हमारी उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है, जो कि किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अब जलोढ़ मिट्टी हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी देखिए, ये जो लाइट ग्रीन पिस्ता ग्रीन कलर से है, जो जगह पर दिखाई गई है, यहाँ पर हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी हमारी कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदान में, मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि इलाकों में क्या पाई जाती हैं? जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ से पहाड़ों से गंगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ निकलती हैं और वो अपने साथ बहा कर लाए हुए मलबे को यहाँ पर मैदानी इलाकों में निक्षेपित करती हैं, जिससे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ ही साथ यहाँ असम के कई इलाकों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और वो अपने साथ बहा कर लाए हुए मलबे को यहाँ निक्षेपित करती है, इसलिए यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ ही साथ गुजरात के कुछ इलाकों में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और हमारे यहाँ पर पूर्वी घाट है और ये हमारा पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट के कुछ इलाकों में भी क्या होती है? हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ भी हमारी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियाँ क्या करती हैं? जो पठारों से निकलती हैं और यहाँ पर ढाल कम होने के कारण अपने मलबे को यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं, जिसके कारण हमारा पूर्वी घाट में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर आसपास नदी होती है। जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हमारी गंगा और यमुना नदी है। असम में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। उड़ीसा, चेन्नई में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ हैं, जो अपने साथ बहा कर लाए हुए मलबे को यहाँ निक्षेपित करती हैं और यहाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। अब उत्पादन, ये मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि यहाँ इसमें हर तरह की फसलें पैदा हो सकती हैं, लेकिन धान, गेहूँ, दलहन आदि का उत्पादन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। अब जलोढ़ मिट्टी हमारी 2 तरह की होती हैं। पहली होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। जो हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। अब ये पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी क्या है? आपने देखा होगा कि जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है या नदी में बाढ़ आती है तो कभी कभी वो ऐसे इलाकों तक भी पहुंच जाती है जहां पर नदी का जल शायद ही कभी जाता हो। तो वहां पर क्या होती है? वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी
तैयार हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हर साल बाढ़ का जल या नदी का जल नहीं पहुँचता है। और जब भी पहुँचा था, वहाँ पर क्या होती है, अपने साथ नदी अपने साथ बहाकर लाए हुए मलबे को यहाँ निक्षेपित करती है, जिसके कारण यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और नई जलोढ़ क्या है, ऐसी स्थानों पर जहाँ नदी का जल या बाढ़ का जल हर साल आता है, तो वो हर साल अपने द्वारा बहाकर लाए हुए मलबों को यहाँ पर क्या करती रहती है, निक्षेपित करती रहती है, जिससे यहाँ पर हर साल मिट्टी क्या हो जाती है, नई हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ या खादर भी बोलते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को हम बोलते हैं खादर। अब दूसरी हमारी आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी या काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? अब इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से हुआ है। आपने देखा होगा, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारे तरल पदार्थ निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जब ये मैग्मा ऊपर की तरफ सतह की तरफ जाता है तो इसको लावा बोलते हैं। और ये जब ज़मीन के ऊपर सतह पर जाकर फैल जाता है और बारिश, तेज हवा या और भी मौसमी प्रक्रियाओं के द्वारा जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है, और तो क्या होता है, यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी मुख्यतः पठारी भागों में पाई जाती है। ऐसे प्रदेश जहाँ पठार होते हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि के पठारी भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। अब उत्पादन, इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन अच्छा होता है, मतलब ये मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब इस मिट्टी की कमी क्या होती है? इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है, और एक उपजाऊ जमीन के लिए भूमि में फास्फोरस की प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। दूसरा, गर्मी के मौसम में इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। और तीसरा, जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये कैसी हो जाती है, ये चिपचिपी हो जाती है। अब इसके बाद हमारी आती है तीसरी, लाल व पीली मिट्टी। इस मिट्टी का गुण क्या है कि इस मिट्टी में भी पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? अग्नेय चट्टान से हुआ है। चट्टानें हमारी 3 तरह की होती हैं, अग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? अग्नेय चट्टानों से हुआ है। और इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है? इसमें पाए जाने वाले फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और इस मिट्टी का पीला रंग किस कारण होता है? पानी की मात्रा के कारण होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं पानी रुक जाता है वहाँ पर पीले पीले सा कलर हो जाता है, तो पानी की मात्रा के कारण ही इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। यह मिट्टी भी काली मिट्टी के जैसे ही पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि इलाकों में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में हमारी दलहनी फसलों का, मतलब दालों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि दलहनी फसलों के लिए पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। ऐसी जगहों पर दालें ज़्यादा पैदा होती हैं जहाँ पर मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब इसके बाद हमारी चौथी मिट्टी आती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो शब्द है, इसको ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ईंट। इस मिट्टी का निर्माण भी ईंट के जैसा ही होता है। जैसे ईंट के निर्माण के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस मिट्टी का निर्माण भी उच्च तापमान व अत्यधिक वर्षा के कारण हुआ है। और जैसे मैप की सहायता से देखते हैं कि जब अरब सागर से हवाएं चलती हैं, मतलब 1 जून को जब हमारे यहाँ मानसून आता है तो अरब सागर से हवाएं चलती हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और जब ये हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती हैं तो यहाँ पर क्या करती हैं, खूब वर्षा करती हैं।
और इतनी ज़्यादा वर्षा करती हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और फिर आगे बढ़ते हुए ये जाती हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम, चेरापूंजी आदि इलाकों में होती है। तो फिर यहाँ पर जो हमारी गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये हवाएं आगे बढ़ते हुए यहाँ टकराती हैं और यहाँ पर खूब वर्षा करती हैं। और यहाँ भी हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी। ऐसे ही ये हवाएं घूमती हुई जाती हैं और जहाँ भी ये पहाड़ियों से टकराती हैं वहीं बारिश करती हैं और वहाँ पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण करती हैं। और ये मिट्टी ऐसी जगहों पर ही पाई जाती हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। मासिनराम, चेरापूंजी में ये मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। अब उत्पादन, इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी और काजू का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। इसके बाद हमारी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी को शुष्क मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग लाल व भूरे रंग का भूरा होता है और यह मिट्टी रेतीली व लवड़ी होती है। मतलब या तो रेतीली होती है या तो उसमें सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है। और ये मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तानी इलाकों में। जैसे हमारा यहाँ पर राजस्थान वगैरह में देखिए मरुस्थली या शुष्क मिट्टी, ये येलो कलर कहाँ पाया जा रहा है, यहाँ पर। मतलब राजस्थान में, मतलब ऐसी इलाकों में जहाँ पर मरुस्थल होते हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और या तो इस तरह भी समझते हैं कि यह मिट्टी ऐसे स्थानों में ही पाई जाती है जहाँ वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, या ऐसी जगह पर जहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सूखा होता है, जैसे हमारा राजस्थान। इस मिट्टी में हमारा बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन नहीं हो सकता, बस ज्वार, बाजरा ऐसी ही फसलें यहाँ पर पैदा होती हैं। इसके बाद हमारा आता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी नाम से ही जाहिर है कि ऐसे स्थानों पर पाई जाती होंगी जहाँ पर पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे। जैसे हमारी उत्तर दिशा में हमारा यहाँ पहाड़ है, देखिए पर्वतीय मिट्टी हरे रंग से शो कर रहा है। हरा रंग कहाँ पर है, हमारा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये मिट्टी ऐसी स्थानों पर ही पाई जाती हैं जहाँ पर पहाड़ होंगे। और इन मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, पर्वतों के अपक्षय से। अपक्षय मतलब डिग्रेडेशन, मतलब टूट फूट से। इस मिट्टी का निर्माण पर्वतों के टूटने फूटने से हुआ है। और यह मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी इलाके जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आदि इलाकों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें बासमती चावल, राजमा, सूखे मेवे आदि का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।